गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी एसएसटी के अंतर्गत, और जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। थोड़ा ज़रा ध्यान से सुनेंगे इस चैप्टर को, बड़ा ही अच्छा है। गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे saw a farmer tilling land। गुरप्रीत, माधव और टीना गांव से होकर गुजर रहे हैं और वो देखते हैं कि एक किसान अपनी जो खेत है, जो भूमि है, उसकी जुताई कर रहा है। छात्रों, ग्रामीण क्षेत्र का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि का होता है, खेती का कार्य करते हैं। एग्रीकल्चर में वो लोग लगे हुए रहते हैं। एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो फ्लोइंग है या जुताई है, भूमि का जो कृषि का कार्य है वो किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक किसान है, जो फार्मर है, वो अपनी भूमि को यानी कि सॉइल एंड लैंड के लिए यहाँ पर जुताई कर रहा है। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैनर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। किसान बताता है कि वो अपनी जो भूमि है उसकी जुताई करने के बाद बुवाई कर रहा है, यानी गेहूँ को बोएगा, और गेहूँ बोने के लिए जो भूमि है उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डालेगा। जो हमारी सॉइल है, जो भूमि है, वो लगातार अगर हम एग्रीकल्चर करते रहते हैं तो उसकी जो फर्टाइल है, खाद है, ये जो मैनर्स हैं, वो उपजाऊपन कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो होता है वहाँ पर बार बार हमें लगातार जो फर्टाइल वगैरह है वो उसमें डालनी पड़ती है। जो खाद है उसे उपजाऊ बनाने के लिए डालनी होती है। इसी प्रकार यहाँ पर जो किसान है वो बता रहा है कि वो अपनी भूमि की जुताई कर रहा है और जुताई के बाद यहाँ पर गेहूँ की बुवाई कर रहा है और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वो उसमें खाद वगैरह डाल रहा है, खाद डाल रहा है। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द व्हीट would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factory to make bread and biscuits from flour। किसान बताता है कि छात्रों, ये जो गेहूँ है इसका उचित रेट लेने के लिए, उचित प्राइस लेने के लिए इसे मंडी में भेजा जाता है, और मंडी में जाने के बाद इसका हमें उचित मूल्य मिलता है। यहाँ से जो फैक्ट्री वाले होते हैं, कारखाने वाले होते हैं, वो इस गेहूँ के लिए लेकर जाते हैं मंडी से, और मंडी से ले जाने के बाद इस गेहूँ का वो आटा बनाते हैं, फ्लोर में आटा बनाते हैं। आटा बनाने के बाद उस आटे से वो तरह तरह के नए प्रोडक्ट तैयार करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे ब्रेड बनाई जाती है, बिस्किट बनाए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गेहूँ के बनाई जाती हैं। आप जो मार्केट से चीज़ें खरीद रहे हैं, खाने के लिए लेके आते हैं, वो फैक्ट्रियों के माध्यम से ही बनाई जाती है। और बनाने के बाद जो गेहूँ का जो प्राइस है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन जब तैयार माल होता है, प्रोडक्ट नया तैयार होता है, उस नए प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप देख रहे हैं जो बिस्किट है, मुश्किल से 50 ग्राम का बिस्किट होता है, और आप 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ का खरीद के लेकर आते हैं। वहाँ पर क्या है, जो फैक्ट्री वाले हैं उसमें कुछ नई नई चीज़ें मिलाकर, मिक्स करके उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ऊँचा कर देते हैं। नई नई चीज़ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जो किसान पैदा करता है वो मात्र गेहूँ पैदा करता है, उसके पास जो व्हीट है उसने वही पैदा किया। वो व्हीट लेने के बाद, पैदा करने के बाद उसने मंडी में यानी मार्केट में पहुंचा दिया, काफ़ी कम रेट पर गया था, प्राइस पे गया था, और वहाँ से जो नई चीज़ बन रही है वो गेहूँ वहाँ पर एक रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। रॉ मटेरियल के बाद न्यू प्रोडक्ट वहाँ तैयार किया जाता है, और न्यू प्रोडक्ट तैयार होने के बाद आप देख रहे हैं वो कितना महंगा है। एक बिस्किट का पैकेट ले लीजिए आप, या कोई और भी चीज़ है, जैसे कि हम खरीदते हैं मार्केट से कोई भी चीज़, मार्केट जाइए, तरह तरह की चीज़ हम खाने के लिए खरीद रहे हैं। सारी चीज़ गेहूँ से, चावल से बन रही है, राइस से बन रही है, पीट से बन रही है, इन चीज़ों से बन रही है। यहाँ पर कोई रेट नहीं है उसका, जो किसान के पास है बहुत कम रेट पर है, और फैक्ट्रियों के बाद उसका काफ़ी अच्छा रेट हो जाता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पर जो पौधा किसान पैदा करता है, पौधे से नए प्रोडक्ट बनने तक जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं यहाँ शामिल होती हैं, इंक्लूड की जाती हैं इन क्रियाओं को, उसमें मुख्य रूप से होता क्या है, 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है।
यानी कि पौधा उगा, उगने के बाद पौधे से जो माल तैयार हुआ, जो प्रोडक्ट तैयार होता है, उस तैयार होने तक आर्थिक रूप से 3 प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। 3 एक्टिविटीज यहाँ शामिल होती हैं। देयर आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी एक्टिविटीज। ये जो गतिविधियाँ हैं ये प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय गतिविधियाँ होती हैं। इनके अंतर्गत आर्थिक रूप से काम किया जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो प्राथमिक जो गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, वो मुख्य रूप से होता क्या है, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनसे उत्पन्न जो क्रियाएं होती हैं, प्रोडक्शन किया जाता है, उनसे शामिल होती हैं। जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे जो बनाई जाती हैं वो होती हैं प्राथमिक यानी कि एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी मुख्य रूप से शामिल होती हैं। इसमें नेचुरल रिसोर्स शामिल होते हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड द गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल। इसमें मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, गैदरिंग है। यानी एग्रीकल्चर कृषि का कार्य, जो हम कृषि कार्य करते हैं, ये मुख्य रूप से प्राथमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर का फिशिंग, मछली पकड़ना जो होता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। पकड़ने के बाद मछली को इकट्ठा कर लिया जाता है। और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्स। इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है, इसमें ये जो रिसोर्स होते हैं इनका प्रोसेसिंग किया जाता है, यानी कि प्रसंस्करण किया जाता है, इससे संबंधित नई चीज़ें बनाई जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी है सेकेंडरी, इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी कि जो इस्पात है, जो लोहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसका निर्माण किया जाता है। बेकिंग ऑफ ब्रेड, जो आप डबल रोटी खाते हो, ये डबल रोटी भी इसी के अंतर्गत बनाई जाती है सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत। वीविंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े की जो बुनाई होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये जो है एक अच्छे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। टर्टियरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विस। जो टर्टियरी एक्टिविटी, तृतीय गतिविधियाँ हैं, वो मुख्य रूप से क्या होता है, वो प्राइमरी और जो सेकेंडरी क्षेत्र के जो गतिविधि होती हैं उनकी सहायता प्रदान करती है, उनकी सेवा में सहायता प्रदान करती है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्टियरी एक्टिविटी। आप देख रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट, जो यातायात के साधन हैं, वाहन हैं, ये भी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियाँ होती हैं उसके अंतर्गत आता है। ट्रेड, व्यापार, यानी कि जो व्यापार किया जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। बैंकिंग सेवाएं हैं, वो भी आपकी तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधियाँ हैं उनके अंतर्गत आता है। इंश्योरेंस, बीमा, जो बीमा किया जाता है, बीमा कंपनियां हो, चाहे व्यक्ति का बीमा हो, चाहे किसी ट्रांसपोर्ट का बीमा हो। एडवर्टाइजिंग, यानी जो विज्ञापन किया जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। आर एग्जाम्पल, ये सभी टर्टियरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज है, अर्थात प्राथमिक गतिविधियाँ हैं। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock। इसके अंतर्गत जो एग्रीकल्चर है, इसके अंतर्गत केवल खेती करना ही नहीं होता कि हमने धान, गेहूँ या आपका भीट है, राइस है या कुछ और भी क्रॉप्स हैं जिनको हमने उगा लिया, इतना ही काम कर लिया। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप, फसलों का उगाना, फ्रूट्स, फलों का उगाना, हम फलदार वृक्ष लगाते हैं, हम बाग लगाते हैं, ठीक है ना, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। वेजिटेबल्स, यानी जो सब्जियां हैं आजकल आप मार्केट से खा रहे हैं, इनको कौन करता है, इनका उत्पादन भी किसान ही करता है। फार्मर्स अपने खेतों में एग्रीकल्चर के अंतर्गत इनका भी उत्पादन करते हैं। फ्लावर्स,
आजकल आप देख रहे हैं फ्लावर्स की बड़ी मांग डिमांड रहती है मार्केट में, जहाँ तहाँ आपको फूल बेचने वाले मिल जाएंगे। तो ये भी किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं होते, फ्लावर्स भी सॉइल से यानी भूमि के अंतर्गत ही उगाए जाते हैं। रेयरिंग ऑफ लिव फूड यानी कि जो पशुपालन है, जिसका हम डेयरी से दूध लेकर आते हैं या जो आपको दूध बेचने वाले आते हैं वो बेचते हैं, ये सब क्या है, ये पशुपालन का वर्क है, ये भी किसानी करते हैं, ये भी कृषि के अंतर्गत आता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। इन दी वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर इनेक्टेड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। इस संसार में 50% लोग ऐसे हैं, व्यक्ति हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शामिल रहते हैं, संलग्न रहते हैं। इस वर्ल्ड में, संसार में जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसमें आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर रहते हैं, कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारा जो देश है इंडिया, भारत है, भारत में तो 2/3 लोग ऐसे हैं, कहने का मतलब ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर रहते हैं, इनका जीवन चर्या जो है कृषि से ही चलती है। अपने देश अभी भी इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है, यहाँ के अधिकांश लोग अभी भी कृषि पर निर्भर हैं। यही कारण है कि ये पूरा डेवलप्ड अभी तो नहीं हो पा रहा है। यहाँ की जो कृषि आप देख रहे हैं डेवलप करने के लिए, अभी अपने यहाँ मौसम देख लीजिएगा, अभी 2 दिन पहले कितनी बारिश हुई है, किसानों की जो क्रॉप्स है वो पूरी नष्ट हो चुकी है। या आप देखेंगे अब से 1-1.5 महीने पहले क्या हुआ था कि नदियों में बाढ़ आ गई, पूरी धान की जो फसल है राइस की वो खत्म हो चुकी थी। इस प्रकार से डेवलप्ड होने के लिए अगर हमें केवल कृषि पर निर्भर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे विकास में दिक्कतें आएंगी। कृषि जो हमारे देश की है वो अधिकांशतः मौसम पर या जलवायु पर निर्भर है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाती है और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो हमारा जो देश है इसमें 2/3 लोग कृषि पर निर्भर है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर विटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। फेवरेबल यानी कि अनुकूल टोपोग्राफी कहते हैं स्थलाकृति ऑफ सॉइल, जो भूमि की अनुकूल स्थलाकृति है। क्लाइमेट यानी जलवायु, आर विटल महत्व एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कि धरातल का स्तर यानी भूमि का जो आकार है, जो स्तर है और जलवायु है, ये मुख्य रूप से एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। जहाँ की जैसी धरातल होगा वहाँ पर वैसी फसलें उगाई जाएंगी। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर जो लोकल का क्षेत्र है, यहाँ पर जो प्लेन एरिया है, यहाँ पर वाटर भी अच्छे ठीक मात्रा में मिल जाता है फसलों के लिए, तो यहाँ पर फसलें हमारे यहाँ पर वेट है या राइस है या शुगर केन है काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन अगर हम यही बात करेंगे माउंटेन एरियाज में तो वहाँ पर ये फसलें नहीं हो पाएंगी। तो जो धरातल है, जो टोपोग्राफी है, वो मुख्य रूप से इसको प्रभावित करती है। और क्लाइमेट जलवायु भी प्रभावित करती है, जहाँ की जैसी जलवायु होगी वहाँ पर वैसे ही फसलें उगाई जाएंगी। द लैंड ऑफ द व्हिच द क्रॉप आर ग्रोन इज नॉन एज द एरेबल लैंड। जहाँ पर जैसी भूमि होती है वहाँ पर वैसी फसलें उगाई जाती हैं और वो भूमि कृषि योग्य भूमि कहलाती है। जहाँ पर फसलें उगाई जा रही हैं हमारे यहाँ पर वो कृषि योग्य भूमि है, जहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा रही वो कृषि योग्य भूमि नहीं होगी। जो अनुकूल नहीं होगी कृषि के वो कृषि योग्य भूमि नहीं कहलाएगी। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist। आप यहाँ पर एक मानचित्र देख रहे हैं, वर्ल्ड का जो एक मानचित्र दिया गया है, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से रीजन यानी क्षेत्र ऐसे हैं जो कृषि के अनुकूल कारक वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर कृषि के लिए उपयुक्त फैक्टर हैं, ऐसी चीज क्षेत्रों को यहाँ दिखाया जा रहा है जहाँ पर फसलें उगाई जा रही हैं। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड, इस वर्ल्ड के मैप में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लैंड का, यहाँ पर कृषि कार्य किया जा रहा है। डू यू नो एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेसिंग क्रॉप एंड रेयरिंग लिवस्टॉक
जुताई, भूमि की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन कृषि के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर को मैंने अभी पहले ही बताया आपके लिए, इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, भूमि की जुताई करना हो और फसलों को उगाना हो और पशुपालन करना, ये कृषि के अंतर्गत आता है। कृषि कार्य भी एक साइंस और आर्ट है, यानी कि ये भी एक कला है। हर व्यक्ति को कृषि कार्य करना नहीं आता। आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में किसान तो बहुत सारे होते हैं, उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और कुछ बहुत कम पैदावार होती है, उत्पादन बहुत कम लेते हैं। कारण क्या है, उनको कृषि करने की कला नहीं आती। ये भी एक आर्ट है। जो पढ़े लिखे किसान हैं, बड़े अच्छी पैदावार ले रहे हैं, वो जानते हैं कि किस टाइम पर फसल को पेस्टिसाइड देनी है, किस समय पर फर्टाइल देनी है, किस समय पर उनकी सिंचाई करनी है, यानी इस तरह की चीज़ें किसान को करनी होती हैं। वो सारी चीज़ें किसान समय पर देता है तो वहाँ पर अच्छी पैदावार उसे मिल जाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग, इसीलिए इसे फार्मिंग कहते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब है रेशम। कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ये जो कॉमर्शियल है इसे वाणिज्य बोलते हैं। रेशम कीट का पालन करना, यानी रेशम कीट पालना वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आता है। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, इससे क्या होता है, जो फार्मर है उसकी इनकम में सुधार होता है, उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है। हम जो और ग्रेन्स जो उगा रहे हैं, जो फसलें पैदा कर रहे हैं, वो हमारे अपने यूज की होती हैं। किसान के अपने यूज कर लेता है, बाकी को मार्केट में मंडी में पहुँचा देता है। और जैसे यहाँ पे रेशम कीट की बात कर रहे हैं हम सेरीकल्चर की, ये जो होता है किसान की केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए होता है, ये सब मार्केट में ही भेजा जाता है। पिस्सीकल्चर यानी मछली पालन, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड फार्म्स, जो मछली होती है, मछली पालन किया जाता है जिसके लिए स्पेशल यानी स्पेशली विशेष रूप से तालाब या टैंकों का, पोखरों का निर्माण किया जाता है, वहाँ पर मछली पालन होता है। आप देख रहे हैं आजकल जो पुराने तालाब थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो लोग इसका व्यवसाय कर रहे हैं मछली पालन का, वो अपने अपने नए न्यू तालाब खुदवाते हैं, बनवाते हैं, उनमें मछलियों को पालते हैं और उससे अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर मीन्स है अंगूर की खेती। यहाँ पर क्या है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर की फसलों का उत्पादन किया जाता है। किसान आजकल सिर्फ खेती पर ही नहीं है, धान गेहूँ की या वीट की या मतलब शुगरकेन की या राइस की, वो क्या कर रहा है, फ्रूट की खेती करने लगा है। जैसे आप दे रहे हैं यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स अंगूरों की खेती कर रहा है किसान, तो अंगूर की खेती आपकी विटीकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर बागवानी, आजकल किसान बागवानी भी कर रहा है। ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर कॉमर्शियल यूज, ये जो वेजिटेबल्स है या यहाँ पर फ्लावर्स हैं या फ्रूट है, यहाँ पर वो अपने लिए नहीं कर रहा है कि मेनली अपने लिए यूज कर रहा हो, 2-4 पौधे लगा लिए अपने घर में किसी फूल वाले, तो अपने लिए यूज कर लेगा। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो बागवानी कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, खेती कर रहा है। तो इससे क्या अपनी आय को बढ़ा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मार्केट में उपलब्ध करा रहा है। वेजिटेबल्स भी उगा रहा है, वो फ्लावर्स भी उगा रहा है, फ्रूट्स भी, ये सब कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक खेती के रूप में किसान आजकल यूज कर रहे हैं। यहाँ पर तो ये डायग्राम दिया गया है, एग्री ऐड किया गया कल्चर से, सेरी प्लस कल्चर, पिसी प्लस कल्चर, विटी प्लस कल्चर, हर्टी प्लस कल्चर, इसको आप देखिएगा ये सारी चीज़ें का संबंध कल्चर से है, खेतियों से, जो मैं आपको बढ़ा रहा हूँ अभी। एग्रीकल्चर है, सेरीकल्चर है, पिसीकल्चर है, विटीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, इसके अंतर्गत दिखाया गया है। छात्रों चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसको पढ़ाने में काफ़ी समय लगेगा, तो ये जो वीडियो है मैं यहीं पर इसको समाप्त कर रहा हूँ। आगे जो अगली वीडियो मिलेगी उसमें आपको मिलेगा फार्म सिस्टम, ठीक है, वहाँ से अगले शुरू करेंगे हम। अगली वीडियो में आपको मिलेगा। यहाँ एक शब्द और दिया जा रहा है, वर्ड ओरिजिन। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिवाइड फ्रॉम लैटिन वर्ड सागर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। जो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, एग्री शब्द से, जिसका अर्थ होता है भूमि या
भूमि और कल्चर, और भूमि और कल्चर का अर्थ लिया गया है यहाँ पर कल्टीवेशन से, अर्थात कृषि से। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ, और ये आपने ध्यान से सुनेंगे ऐसा मानता हूँ। ठीक, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।